नमस्कार साथियों। आज टी शो में हम स्वागत करते हैं जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नागेंद्र त्रिपाठी जी का, जो वर्तमान में बात करें तो विगत 30 वर्षों से वो गाजियाबाद में रह रहे हैं और उनका मूल निवास काशी है। और इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और टी फाउंडेशन, थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ऐसे विचारकों को हमेशा अपने मंच पर लाने का प्रयास करता है और समाज में कुछ अच्छे लोगों को और उनके शिक्षाओं को प्रचारित करने का प्रयास करता है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही बौद्धिक लोग यहाँ पर आएं और समाज को अच्छी दिशा दें। और हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने हजारों रचनाएं रची हैं और उसके माध्यम से हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते आए हैं। तो नागेंद्र त्रिपाठी जी कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। और बात करें तो ये बहुत पहले एक्स सिविल इंजीनियर रह चुके हैं और उसके बाद इन्होंने अपना रुख साहित्य की दिशा में लगाया और ये पेशे से साहित्यकार है और हिंदी जगत में इनका बड़ा नाम है। तो हम इनवाइट करते हैं इनको और आगे की चर्चा इनसे सुनते हैं। तो नागेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और कुछ परिचय जो छूट गया है आप अपने से पूर्ण करें। धन्यवाद कमलेश जी। पहली बात तो आपने हमें अपने मंच पे आमंत्रित किया जी, इसके लिए मैं आपको बधाइयां संप्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि आपका ये जो फाउंडेशन है, ये आपकी जो संस्था है, वो उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ती रहे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, वैसे तो मेरा साहित्यिक सफर जो है अपने जॉब के दौरान ही शुरू हो गया था, बल्कि मैं ये कहूँ कि अपनी पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था। जब मैं हाई स्कूल में ही पढ़ता था 1979-80 में जी, तो उसी समय जी मैं छोटी छोटी कविताएं लिखा करता था और वो एक दो समाचार पत्रों में हमारी छपा करती थी, तो हमें उससे उत्साहवर्धन हुआ करता था और उसी से हमारी रचना धर्मिता जो है वो आकार ले पाई जी। और उसी के माध्यम से हमें प्रेरणा भी मिली कि हमें आगे और भी बहुत कुछ लिखना है और बहुत कुछ करना है। और साथियों, इसके लिए मैं अपनी माँ को मैं कहूँगा कि उसने भी हमें बहुत प्रेरित करने का कार्य किया जी। और आज मैं जो भी कुछ लिखता हूँ, बस मैं आपको यही कहूँगा कि ये उसी की प्रेरणा है। और वैसे तो देखिए तो मेरा साहित्यिक करियर लगभग 44 वर्ष का हो चुका है और 44 वर्ष किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को पुष्पित और पल्लवित होने में एक बहुत बड़ा समय है। और इतने में लोग जो है जवान हो जाते हैं और वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा भी साहित्य लेखन जो है लगभग, देखिए, कभी सीखने की अवस्था तो कभी भी कम नहीं होती। कभी भी आप सीख सकते हैं, कभी भी आप उसको अपने उसमें सांचे में ढाल सकते हैं, रचना धर्मिता के सांचे में ढाल सकते हैं। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम आज भी सीखते हैं और आज भी आपको सिखाने का भी, ये सीखने का हर उम्र होता है। हाँ, सीखने की हर उम्र होती है और इसके लिए किसी को समझाना भी नहीं चाहिए और निरंतर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना ही आदमी सीखेगा उतना ही वो आदमी आगे बढ़ने का कार्य करेगा। तो एक सर आपसे कुछ जानकारी मिल चाहिए थी। जैसे कि मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियर थे आप जी। तो जैसे आप मुझे लग रहा है कि 18-19 वर्ष में कोई बच्चा जो है 12th पास करता है, फिर 4 साल लगाता है बीटेक के लिए। तो जब आप 23-24 साल के रहे होंगे तब फिर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की होगी सिविल। जी जी जी।
तो फिर उसके बाद आपने कैसे रुझान किया इसकी तरफ? क्या जॉब किया, क्या उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा रहा? हाँ, उसके तुरंत बाद जो है, पढ़ाई के तुरंत बाद हमने जॉब सिविल इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया हरिद्वार में जो है जी। और उसी के साथ साथ मैं लिखता भी रहा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जब हाई स्कूल में था तभी मैं लिखता था जी। तो यह जो लिखने की हमारी प्रक्रिया थी ये वहां पे भी जॉब के दौरान भी बदस्तूर जारी रही जी। और मैं लिखता रहा। और आज मैं आपको बताऊं कि लिखने के लिए तो खैर बहुत कुछ है। बिल्कुल। और मेरी जो है 12 पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं और कई पुस्तकें हमारी अमेजन, फ्लिपकार्ट और तमाम वेबसाइटों पे उपलब्ध। अच्छा। और 70 से ज्यादा साझा काव्य संकलन में हम सह लेखक या संपादक के रूप में भी कार्य करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद साथियों मैं कहूँ कि इस रचना धर्मिता से हमें क्या मिला और सिविल इंजीनियरिंग कैरियर से हमें क्या मिला। तो देखो दोनों ही कैरियर अलग अलग, बिल्कुल दोनों ही कैरियर बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में हमें संतुष्टि मिली, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करियर के दौरान जो है वो हमें ये महसूस हुआ कि हम अपना भला तो कर सकते हैं लेकिन पूरे विश्व का भला हम नहीं कर सकते। एक साहित्य ही ऐसा है जो कि एक तरह से ये पूरे मानव समाज का और पूरी सभ्यता और पूरी संस्कृति का भला करता है। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं कि साहित्य ही ऐसी चीज है जो समाज का आईना होती है। बिल्कुल कहा जाता है ना। और साहित्य के अभाव में किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति जो है वो जीवंत नहीं होती। एक श्रेष्ठ रचनाकार का कार्य यह है कि वो ऐसा साहित्य रचे जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, मानव समानता, सामाजिक भाईचारा और मानव उत्थान के ही साथ अंतिम छोर पर खड़े मनुष्य को भी सहारा देने का कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सहारा देने का कार्य नहीं कर सकते हैं या हमारी कलम उनके बारे में नहीं सोच सकती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि हमारा लिखना बेकार है ना। एक अच्छा साहित्यकार समाज तथा जीवन को साथ लिए बिना कुछ लिख ही नहीं सकता। लिख भी देगा तो फिर उसका वो इरादा नहीं होगा कि समाज को आगे ले जाए। समाज को और वो उच्च कोटि का साहित्यकार भी नहीं माना जाएगा। हाँ जी। तो योग्य रचनाकार की नजर में जो है साहित्य ही समाज व युग की अस्मत का केंद्र। आप देखिए स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के दृश्यों पे हम दृष्टिपात करें तो उस समय के जो महान कवि थे, लेखक थे, उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि वो देश के जनमानस को झकझोर किया कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक रचनाकार ही अपनी रचना से वो पूरे विश्व को झंकृत कर सकता है, पूरे विश्व को आईना दिखा सकता है। तो मेरा ये मानना रहा कि साहित्य से हम जो है पूरे विश्व को एक रचनात्मक दिशा दे सकते हैं, इसलिए हम साहित्य की ओर आए। तो ये जो बातें थी बचपन से आपके अंदर थी? ये बातें बचपन से। मतलब तो फिर आपने नौकरी कितने साल करी? नौकरी तो हमने कम से कम 8 से 10 साल नौकरी किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 35 साल की अवस्था तक नौकरी करते रहे। हाँ 35-36 साल। हाँ बिल्कुल। तो फिर जैसे कि एक समस्या आती है कि अगर व्यक्ति साहित्यकार बनता है तो तुरंत उसको आमदनी नहीं होता है, उसकी आमदनी तुरंत नहीं होती है। हाँ। तो फिर ऐसा क्या था कि आपने नौकरी छोड़ने का एक साहसिक फैसला लिया और आप चले गए साहित्य की दिशा में, साहित्यकार बनने की दिशा में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथियों बताना चाहूंगा, इसमें नवोदित भी लेखक सुन रहे होंगे, बुजुर्ग लेखक भी सुन रहे होंगे और भी लोग सुन रहे होंगे जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब नौकरी छोड़ा था तो उसके बाद जो है हमने
अखबारों के लिए लेखन शुरू किया। अच्छा, अखबारों में, हाँ, लेख लिखना, कविता लिखना, स्तंभ लिखना, ये मैं करता रहा और उससे हमें जो है पेमेंट आती रही। पेमेंट आती थी और उससे हमारा सब चलता था, घर चलता था और जो हमारे खर्च वगैरह सब मेंटेन होते थे, तो सब चलता था। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको हर जगह सम्मान भी मिलेगा और पेमेंट भी मिलेगा। बिल्कुल, आपका उसी साहित्य से, उसी लेखन से आपका सब कुछ चलेगा। तो अभी तक का जो जीवन रहा है आपका, जैसे आपने जब साहित्यकार बना एज ए कैरियर, तो फिर वो जो 20 साल का सफर, मुझे लगता है 25 साल का जो सफर आपका है, क्या वो ऐसे आपने सिर्फ इसी काम को किया और इनकम करते रहे, या फिर दूसरे भी और जरिए रहे कमाई के? हाँ, ये कह लिया जाए तो मेरे और भी जरिए रहे हैं जी, लेकिन मुख्य जो कार्य हमारा रहा है वो साहित्य ही रहा है, लेखन ही रहा। लेखन रहा। और इसी लेखन से आपको मैं बताऊं, हमारे बेटे भी सक्सेसफुल हुए और हमारा बड़ा लड़का चंदन त्रिपाठी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसने केमिस्ट्री जैसे विषयों में भी 100% अंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्जित किया। जी जी। और उसको कई पुरस्कार वहां से मिले और उसी छात्र जीवन में ही वो केमिकल सोसाइटी थी यूनिवर्सिटी की, तो उसका भी वो अध्यक्ष रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो और छोटा लड़का हमारा वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। वो भी आज जो है कई सरकारी नौकरियों को त्याग पत्र दे करके अब जो है NCDRC एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संगठन है, उसमें जो है वो कार्यरत है और उसमें उसको जो है ऑल इंडिया रैंकिंग उसको 7वीं मिली थी। अरे, है ना। इसके पहले वो नवोदय विद्यालय में पदस्थ था मुरादाबाद में जी। तो नवोदय विद्यालय भी केंद्र सरकार का संगठन है और उसमें भी वो जो है ऑल इंडिया रैंक उसको 24वां हासिल हुआ और यूपी और उत्तराखंड की ज्वाइंट मेरिट लिस्ट में उसको 5वां स्थान हासिल हुआ। उपलब्धि है और काफी उसको जो है उसको प्रशंसा भी मिली थी। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने उसे सम्मानित भी किया था। अच्छा। कई पार्षद आकर के उसको घर पे सम्मानित किए थे और कुल मिला के उनका करियर भी इसी साहित्य से ही बना। अच्छा, तो साहित्यकार जो है अपने को कम मत आके, साहित्य में भी बहुत कुछ है जी। बस आपको करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपको इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, आपको अपने लेखन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास। अगर लेखन में आपको विश्वास है तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे, चढ़ते ही जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आज एक एक साहित्यकार है, मैं नाम तो क्या लूं, तो एक एक महीने की उनकी इनकम जो है कई कई लाख रुपए। बिल्कुल, वो जाके अंतरराष्ट्रीय मंचों पे अपनी कविता सुनाते हैं, कविता पढ़ते हैं, सेमिनार देते हैं और कई कई लाख रुपए उनकी आमदनी एक एक महीने की है। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो है लेखन में और जो है साहित्य में जो है वो आमदनी नहीं है या उसमें इतनी इनकम नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप आए तो इसमें जो है श्रद्धा के साथ आए और मेहनत करने के लिए आए, समर्पण के साथ। सर तभी आप सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे कि हम सभी लोग आपको पहले से देखते आ रहे हैं और मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। जी जी। और बचपन से मैं ये देखता आया कि हर महीने हर हफ्ते जब भी मैं पेपर पढ़ूं तो आपका नाम मैं पाता था कि आपको फलाना संस्था ने आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया है, किसी ने क्षेत्रीय अवार्ड दिया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जानने में मैंने आपको 100 से ज्यादा अवार्ड तो मैंने सुना है। तो अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं, उसका गिनती हो सकता है क्या? साथियों, पहले तो मैं नोट नहीं करता था जी। हमको 500 से अधिक पुरस्कार, वो 500 से ज्यादा? जी। ये 500 ज्यादा कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने? नहीं, 500 से अधिक मतलब 500 तो है ही है, उससे अधिक ही है पुरस्कार। मतलब ये काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग का 500 प्लस अवार्ड, 500 प्लस अवार्ड, ये तो बहुत सम्मान, प्रशस्ति पत्र, कहीं मेडल, कहीं शील्ड। अच्छा, इस तरह से दे करके बहुत सारी संस्थाओं। तो जैसे सर ये जो इतने ज्यादा अवार्ड्स मिले आपको, ये तो रिकॉग्नाइज करना, इसको याद करना तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन
कुछ ऐसे पलों को बताइए जब आपको कुछ 2 दर्जन या 1 दर्जन बड़े स्तर के पुरस्कार मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए, प्रकाश डालिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ पुरस्कार व सम्मानों का जिक्र मैं कर देना आवश्यक समझता हूँ। जाना चाहता जैसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सेवा सम्मान जी, शब्दों की दुशाला सम्मान, अच्छा, संकट मोचन साहित्य सम्मान, अच्छा, सिंगरौली साहित्य सेवा सम्मान, अच्छा, श्रेष्ठ लेखक सम्मान, काव्य रंग तरंग सम्मान, विचार क्रांति गौरव सम्मान, श्रेष्ठ विचारक सम्मान, विचार क्रांति भविष्य द्रष्टा सम्मान, विचार क्रांति प्रतिभा सम्मान, साहित्य शिल्पी सम्मान और खुशहाल रचनाकार सम्मान, नारी रत्न सम्मान, महादेवी वर्मा साहित्य सेवा सम्मान, अविरल प्रतिभा सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, हिंदी साहित्य रत्न सम्मान, स्वर्णिम ग्रामोत्सव सम्मान, आजादी का अमृत महोत्सव सम्मान, मतदाता जन जागरण सम्मान, साहित्य सारथी सम्मान, स्वर्णिम शिक्षक दिवस सम्मान, कारगिल सपूत सम्मान, सरस्वती साधक सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, देवनागरी सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान एवं स्वतंत्रता साहित्य रत्न सम्मान, ये सब हमें मिले। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय सम्मान लगभग हमें 6 बार हमें मिले हैं। 6 बार? हाँ। कौन से वो? उनका जिक्र मैं कर देता हूँ शॉर्ट में जी। नेपाल राष्ट्र द्वारा विश्व प्रतिभा अंतरराष्ट्रीय सम्मान हमें इसी साल जो है जी वहाँ की संस्था ने अंतरराष्ट्रीय काव्य सम्मेलन में नेपाल में प्रदान किया जी। इसके अतिरिक्त हिंदी आइडल अंतरराष्ट्रीय कविता सम्मान मिला जी। तीसरा अंतरराष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान मिला। चौथा अजमेर द्वारा पृथ्वीराज चौहान स्मारक अंतरराष्ट्रीय सम्मान हमें प्रदान किया। और अंतरराष्ट्रीय साहित्य परिषद द्वारा श्री गणेश अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान मिला। और साथियों, गोकुल वाङ्मय संस्था नेपाल द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान से भी हमें नवाजा। तो ये इतने अवार्ड्स अभी समाप्त हो गए फिर और बाकी? नहीं, अभी तो बहुत बाकी हैं। नहीं, जैसे आपने जो बताया लिस्ट आपने मुख्य रूप से समाप्त हो गए। ये तो समाप्त हो गए, लेकिन तो अब इसके बाद मैं आपको और बताना चाहूंगा जी कि 3 बार हमारा विश्व रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है। विश्व रिकॉर्ड में नाम आ चुका है 3 बार। ये 2 बार तो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तथा 1 बार हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में भी हमारा नाम लेखन के क्षेत्र में सम्मिलित हो चुका है। विदेशों में भी आपका बोलबाला है। जी जी। तो और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 70 से अधिक पुस्तकों में सह लेखक और संपादक के रूप में कार्य किया हूँ और 12 हमारी एकल पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने 12 पुस्तकों को स्वयं लिखा हुआ है और जिसमें जीवन के पथरीले पथ पर और कबीरा की काशी जो है काफी जो है चर्चा के केंद्र में। इसको आप भी मंगाकर पढ़ सकते हैं और ये काफी प्रेरणाप्रद किताब है। और ये अमेजन पे मिल जाएगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट और उनकी वेबसाइट पे भी। चलिए, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी जी, जिससे कि और भी जनता इसको खरीद सके और सुलभ हो उनके लिए। जी जी। तो सर, ये तो अवार्ड इतने हैं कि मैंने तो अभी देखा कि 5% से कम ही आपने बताया। 5% से कम ही हमने बताया। अभी बहुत लिस्ट है। तो हमें लगता है कि 3-4 घंटा बैठकर डिस्कस करें और ये उचित भी नहीं लगेगा कि हम ये सब करें। और दूसरी बात, हम अवार्ड गिनाने तो बैठे नहीं है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि आदमी समझे कि साहित्य का क्या मूल्य होना चाहिए समाज में। अब हम लोग सर उस विषय पे आते हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है, जिस पर हमें चर्चा करना है मूल रूप से। जी जी। अब जैसे कि कई चीजें होती हैं, जैसे कि हिंदी को लोग, हमारे उत्तर भारत में होता क्या है कि लोग इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं। अगर थोड़ा ही व्यक्ति कुछ 2-4-20 शब्द अच्छे से याद कर लिया इंग्लिश का और बढ़िया बोल देता है, लोग करते हैं अरे वाह क्या अंग्रेजी बोलता है, क्या विद्वान व्यक्ति है। जबकि भाषा और विद्वता कोई विशेष मतलब नहीं है। भाषा अलग है, विद्वान होना अलग चीज है। और भाषा को थोड़े बहुत शब्दों को जान लेना ही भाषा में पारंगत होना नहीं होता है। और अंग्रेजी सीखने का क्या है, 3 महीने लोग अंग्रेजी सीख जाते हैं, लेकिन उसी चीज को लोग जैसे विद्वता का एक प्रतीक समझने लग जाते हैं कि इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मैन है। और उलट हिंदी कोई व्यक्ति जो बोलता है उसको उतना सम्मान नहीं देते हैं हमारे क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने देखा है। तो सर, ये पूछना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है?
असल में इंग्लिश के प्रति लोगों का आकर्षण रहा है, ये मैं मानता हूँ जी। लेकिन इंग्लिश जो है हिंदी का विकल्प कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि हिंदी के शब्दों में जो मिठास है, जो माधुर्य है, वो कभी भी इंग्लिश के शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, इंग्लिश लोग इसलिए बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आदमी सोचता यह है कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो लोग उससे प्रभावित होते, ऐसा ही है, यही है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जरा शुद्ध हिंदी तो बोल के देखिए, उसकी मिठास में जो है सारा समाज आप प्लावित हो जाएगा, सारा समाज आपको जो है आपको जो है आपको। और सर, अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं देखा क्या हूँ कि जो लोग अपने को बोलते हैं कि मैं हिंदी मुझे आती है और मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ अंग्रेजी अच्छे से बोल लूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि वो इंग्लिश जब बोलना सीखते हैं तो फिर पता चलता है कि वो हिंदी को ढंग से जानते ही नहीं है। और उनके समाज जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो भी क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का भी आधा अधूरा ज्ञान रहता है, हिंदी का तो वो भी नहीं रहता है। तो पता चलता है कि इनकी हिंदी तो और ही घटिया स्तर की है, बल्कि इंग्लिश कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम ये पाते हैं कि हिंदी के अध्ययन में समय लगता है, हिंदी को जानने में समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मैं बताऊं, हिंदी को मैं पहले से ही बहुत अधिक सम्मान देता रहा हूँ। आपको मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हिंदी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन का छात्र रहा। अच्छा। और वहां पे हालांकि मैं प्राइवेट ही पढ़ाई करता रहा वहां पे ग्रेजुएशन में, क्योंकि फुल टाइम पढ़ाई करने का हमें मौका नहीं मिला वहां पे। तो हिंदी में भी हमारा 78% मार्क था ग्रेजुएशन, और हमने पढ़ाई बहुत कम की थी और पार्ट टाइम ही एक तरह से, और प्राइवेट हमने पढ़ा था। लेकिन तब भी एग्जामिनर्स ने हमारे हिंदी को, हमारे लेखन को महत्व दिया, तभी तो उन्होंने 78% अंक प्रदान किए हमको। और 78-80% अंक जो है ग्रेजुएशन में या किसी भी फील्ड में कम अंक नहीं होते, वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो कहने का मतलब, अगर आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा आप करेंगे, तो हमेशा आपको अच्छा सम्मान हर जगह मिलेगा, है ना। तो इसलिए हिंदी को आप कमतर ना आंकें। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आप जो है ये ना सोचें कि हम जाएंगे तो हिंदी को लेके जाएंगे तो हमारी वहां पे वैल्यू नहीं रहोगी। आपको मैं थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं। 1891-92 की बात है। स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो, विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने शिकागो में, जी, तो वहां पर उन्होंने हिंदी में ही संबोधित किया था लोगों को। किया था कि नहीं किया? तो वहां पे उनके संबोधन पे इतनी तालियां बजी कि उतनी तालियां किसी भी वक्ता के वक्तव्य पे नहीं बजी। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उन्होंने शुरू किया जब कि मेरे प्यारे अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों, हिंदी बोला था, हिंदी में ही बोला। अच्छा। और सारा ही उनका जो वक्तव्य था वो हिंदी में ही था। और उस समय जो है, तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो था वो ट्रांसलेशन था क्या? डियर ब्रदर एंड सिस्टर नहीं था, वो बोले ही हिंदी में। अच्छा, हिंदी बोले, हिंदी में ही बोले। उन लोगों को समझ में आ गई थी बातें? उन लोगों, ट्रांसलेटर वहां सब लगे रहते थे वहां। अच्छा। तो ये सोच करके, ये सुन करके लोगों ने जो है जी भर के तालियां बजाई। तालियां कुछ मिनटों तक तालियां बजती रही। हाँ, तालियां बजती रही। और वो आपको मैं बताऊं कि 72 घंटे तक लगातार शून्य पर बोलते रहे। हाँ, और हिंदी भाषा में बोलते रहे। 3 दिन तक बोलते रहे। और आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी भी जो यूएनओ को जब संबोधित करने गए थे तो उन्होंने हिंदी में ही यूएनओ को संबोधित किया। वर्तमान जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब जहां जाते हैं तो हिंदी में ही वो लोगों को संबोधित करते हैं। अभी सर एक मुद्दा चल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा है, जी, उस पर भी अभी रिसेंटली आपका एक रचना आई हिंदी, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ 2-3 पंक्तियां बता दीजिए, थोड़ा देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित। हाँ, देखिए ऐसा है, उसपे मैंने लिखा था, हमें भी बड़ा दर्द हुआ था। अच्छा। कि जो है पाकिस्तान ने जो है इस तरह का कार्य किया है।
मतलब कुकृत्य किया था, वो कायराना कृत्य, वो जो है पहलगाम कायराना कृत्य के नाम से हमारी रचना जो है वो आई थी, कई ग्रुपों में वो प्रकाशित हुई थी, कई अखबारों ने भी उसे प्रकाशित किया था, है ना। तो कहने का मतलब कि मैं तो लगातार लिखता रहता हूँ ऐसे कायराना कृत्यों पे, ऐसे ही और विषयों पे मैं लिखता रहता हूँ, और कुल मिलाकर के मेरी ये सोच है कि ये हमारा साहित्य जो है वो लोगों को एक नई दिशा दे सके, लोगों को जो है सही रास्ते पे ला सके, तभी हमारे उसकी साहित्य की और लेखन की सार्थकता है। अब जैसे कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पथ कुछ विषाणहीन तृणन्न खादन्न पिजीवाना तद भागधेयम परम पथुना। तो हमें हिंदी भाषा के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए पूरा कार्य करना। और आपको एक और कवि की हमें कुछ पंक्तियां हमें याद है, बहुत पहले मैं पढ़ा करता था। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिल्कुल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा नहीं को सूल। तो साथियों, अपनी भाषा और ज्ञान के बिना ये हिय का जो मतलब हृदय का जो सूल है ना, वो नहीं मिटता। वो अपनी भाषा में ही जो मिठास है, जो कुछ माधुर्य है, वो आपको यही मिलेगा। आपको अंग्रेजी या कोई फ्रेंच या कोई जर्मन बोले उसमें आपको जरा भी माधुर्य नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ वो हिंदी की ओर लौटें और हिंदी की सेवा करें। हिंदी में ही आपको मेवा मिलने वाला है सर, और मिले। सर, एक अंतिम प्रश्न है, तो उसके साथ हम लोग इस पॉडकास्ट का समापन करेंगे। जी। लेकिन अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि समापन करते करते ही इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो हमारे ऑडियंस को प्रभावित करेगा और उनको एक नई दिशाधारा भी देगा। तो प्रश्न ये था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य की क्या उपादेयता है? देखिए, वर्तमान समय में जो हिंदी है ना, ये बिल्कुल प्रासंगिक हो गई जी। और भाषाएं जो है हिंदी के सामने गौण है, न्यून है। उनकी जो क्षमता है, उनका जो माधुर्य है, वो हमें हमारे हृदय में झंकृत नहीं होता। जितना हमारा हिंदी में माधुर्य है, मधुरता है, शब्दों का विन्यास है, वो जितना इसमें परिलक्षित होता है वो किसी भी और भाषा में कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हिंदी की ओर आप लोग लौटें। कोई भी भाषा का अध्ययन आपका जैसे भी हो आप करते रहें, मैं ये नहीं कहता कि किसी भाषा का अध्ययन आप ना करें, लेकिन हिंदी पे आप ज्यादा ही ध्यान दें, ज्यादा फोकस करें, जिससे कि हमारे हिंदी भाषा को विश्व भाषा का दर्जा मिल सके। हम लोग लगे हुए हैं, भारतीय किया जा सकता है। आप एक भारतीय हैं, एक जो है भारतवासी हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हम हिंदी की ओर लौटें और हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाएं। हम लोग जो है इतना सब करते हुए हम लोग हिंदी की ओर लौटे हैं और हिंदी को हम लोग देश और विदेश में उसका दर्जा दिलवाने की ओर प्रयासरत है। अभी हमने नेपाल का दौरा किया था, तो वहां पे भी हमने देखा कि हिंदी भाषा की स्थिति बहुत अच्छी है। वहां पे भी लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी सुनने के लिए हजारों लोग वहां उपस्थित थे और हम लोगों का स्वागत करने के लिए वहां नेपाल सरकार के 2 मंत्री उपस्थित थे। अरे वाह! आप सोच सकते हैं, वहां के वाणिज्य परिसंघ के अध्यक्ष वहां पे मौजूद थे, कई उद्योगपति मौजूद थे। अच्छा। और जिन्होंने की हमें सम्मानित किया। तो कहने का मतलब हिंदी को कमतर मत समझें। और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हिंदी की गरिमा जो है सर्वोपरि है और हिंदी हमारी भी भाषा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इस बात का हम लोगों ने भी करतल ध्वनि से स्वागत किया था और ये कहा था कि हिंदी नेपाल की भी राष्ट्रभाषा बने। बिल्कुल। और दूसरे देशों में भी ये शीर्ष भाषा बने, ये हमारी तमन्ना है। बिल्कुल। तो सर, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से संदेश आ रहा है जो कि विदेश के दौरों पे भी जाते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है, तो इनका बोलना और इनका हमें गाइड करना वास्तव में हमारे लिए बढ़िया है और सही में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। और कुछ चीजें और हैं कि जो ये पॉडकास्ट, जो ये वीडियो आज शूट हो रहा है, जो आपके साथ ये साझा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो लोग
साहित्य में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे, बढ़िया करेंगे और उनकी दिशा धारा भी बढ़िया होगी। तो आप इसको जरूर सुनिए, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।